हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये ना सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे एग्जाम्स हैं वो सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, नजीर अहमद का पहला नॉवेल मिरातुल उरूस किस सन में लिखा गया। ऑप्शन जो आपके पास में 1870 है, 1875 है, 1866 है और 1869 है। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आप सबको मालूम होना चाहिए कि मिरातुल उरूस ये नजीर अहमद का न सिर्फ पहला नॉवेल है बल्कि उर्दू का पहला नॉवेल तस्लीम किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं नजीर अहमद की सने विलादत क्या है और साथ ही साथ में सने वफात क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और इसी के साथ साथ में नजीर अहमद को शमसुल उलमा का खिताब बरतानवी हुकूमत की तरफ से कब मिला। और आप मुझे बताएंगे ये नॉवेल जो मिरातुल उरूस है इसका मौजू क्या है, ये भी आप सबको मालूम होना चाहिए। तो पहली चीज आप नोट कर लीजिएगा, 1830 ईस्वी में याद रखिएगा नजीर अहमद की बिजनौर में पैदाइश हुई है और 1913 ईस्वी में याद रखेंगे दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। बात कर लेते हैं शमसुल उलमा का खिताब कब आपको मिला है, तो याद रखेंगे 1897 ईस्वी में आपको शमसुल उलमा का खिताब मिला। इस नॉवेल का मौजू क्या है, लड़कियों की तालीम और तरबियत और इस्लाह। नोट कर लीजिएगा, लड़कियों की तालीम और तरबियत और इस्लाह। इस नॉवेल का मौजू क्या है, लड़कियों की तालीम और तरबियत और इस्लाह, जरूर आप याद रखेंगे। नजीर अहमद के ताल्लुक से एक बहुत ही अहम कौल है कि नजीर अहमद ने मिरातुल उरूस लिखकर जनाना सोसाइटी पर एक इत्तेहाम बांधा है, ये किसका कौल है। तो नोट कर लीजिएगा ये कौल किसका है, सर सैयद अहमद खान का ये ख्याल है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्ट विलियम कॉलेज को कब बंद कर दिया गया। पहला ऑप्शन आपके सामने देखिए 1821 है, दूसरा 1835, तीसरा 1854 और चौथा 1850। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी 1854, 1854। किसके हुक्म से ये बंद किया गया था, तो याद रखेंगे लॉर्ड डलहौजी के हुक्म से। लॉर्ड डलहौजी के हुक्म से फोर्ट विलियम कॉलेज को बंद कर दिया गया, कब, 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, रिसाला हंस किसने शाये किया था। रिसाला हंस किसने शाये किया था। पहला ऑप्शन आपके सामने प्रेमचंद, दूसरे में कृष्णचंद्र है, तीसरे में अब्दुल हलीम शरण है और चौथे में सज्जाद हैदर यल्दरम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद ने यह रिसाला जो है कहां से शाये किया था, तो आप सबको मालूम होना चाहिए प्रेमचंद ने यह रिसाला सरस्वती प्रेस से जारी किया था। कब जारी किया था, तो मालूम होना चाहिए 1930 में। बनारस से 1930 में यह रिसाला आपने जारी किया था। 1930 में रिसाला आपने जारी किया था, याद रखेंगे। अब यहाँ पे जितने भी नाम है, चाहे प्रेमचंद हो, चाहे कृष्णचंद्र हो या अब्दुल हलीम शरण या सज्जाद हैदर यल्दरम, एक बार सभी की सने विलादत और सने वफात हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जल्दी से सभी के बारे में बता दीजिए आप सब लोग। चलिए तो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं प्रेमचंद के बारे में। तो याद रखेंगे 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही गांव में आपकी पैदाइश हुई है और 1936 में बनारस ही में आपका इंतकाल हुआ है। कृष्णचंद्र के बारे में अगर हम लोग बात करें, 1914 ईस्वी में गुजरावाला पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1977 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। अब्दुल हलीम शरण के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 1860 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई, याद रखिएगा, और 1926 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। सज्जाद हैदर यल्दरम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 1880 ईस्वी में, याद रखिएगा, बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है और 1943 ईस्वी में, याद रखेंगे, लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, हम नफसाने रफ्तार किसके खाकों का मजमुआ है। बहुत ही अहम क्वेश्चन है सभी। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने, इसमें चौथे, दूसरे में मौलवी अब्दुल हक है, तीसरे में सादत हसन मंटू है और चौथे में रशीद अहमद सिद्दीकी है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी की सन विलादत क्या है, सन वफात क्या, ये आप सबको जानना जरूरी है। और इसी के साथ साथ में मुझे बताइएगा रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविश्त का उन्वान क्या है, ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ में मज़ामीन रशीद कुल कितने मज़ामीन का मजमुआ है। और एक कौल आपसे मुतालिक है, रशीद साहब की ज़राफ़त पर, रशीद साहब की ज़राफ़त में जान तन से आई है। कौल है रशीद साहब की ज़राफ़त में जान तंज से आई है, ये किसका ख्याल है। तो पहली चीज नोट कीजिए, आपकी जो पैदाइश हुई याद रखेंगे 1896 ईस्वी में बिजनौर में आपकी जौनपुर में आपकी पैदाइश हुई है। और 1977 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी खुद नविश्त ऑटोबायोग्राफी है आशुफ्ता बयानी मेरी, नोट कर लीजिएगा, आशुफ्ता बयानी मेरी जो है आपकी खुद नविश्त है। मज़ामीन रशीद कुल कितने मज़ामीन का मजमुआ है, तो याद रखेंगे 30 मज़ामीन का ये मजमुआ है, जरूर आप याद रखेंगे। मज़ामीन रशीद कुल कितने मज़ामीन का मजमुआ है, तो 30 मज़ामीन का ये मजमुआ है, नोट कर लीजिएगा। रशीद साहब की ज़राफ़त में जान तन से आई है, ये किसका ख्याल है, तो आपका जवाब हो जाएगा आल अहमद सुरूर, नोट कर लीजिएगा, आल अहमद सुरूर का ये ख्याल है। बहुत ही अहम क्वेश्चन है, ये सभी आपको मालूम होना चाहिए। इस ताल्लुक से एक चीज आप जरूर याद रखेंगे, चाहे वो रशीद अहमद सिद्दीकी हो, यानी जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं ये सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हैं। और इसके साथ साथ में जो फैक्ट हम आपको साथ में बतलाते हैं वो भी आपको याद करना जरूरी है, क्योंकि यही चीजें एग्जाम में आपको मदद करेंगे जब आपको नए क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। तो इसलिए चीजें जानना आप सबके लिए जरूरी है। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बात की है कि 1896 में पैदाइश हुई, 1970 में इंतकाल हुआ है। आपकी खुद नविश का नाम है आशुफ्ता बयानी मेरी। और मज़ामीन रशीद कुल कितने मज़ामीन का मजमुआ है, तो आई थिंक ये 30 नहीं बल्कि जो है 20 मज़ामीन का मजमुआ है, इसमें आप करेक्शन कर लीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रशीद अहमद सिद्दीकी कहाँ पैदा हुए, तो सीधे सीधे इसका जवाब आप नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा यानी जौनपुर। अभी हमने आपको पीछे बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, रिसाला दबदबे आसिफी किसने जारी किया था, बहुत अहम क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, सरशार हो जाएंगे या फिर अब्दुल हलीम शरर होंगे या फिर काजी अब्दुल वदूद होंगे या फिर सज्जाद जहीर होंगे। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सरशार, नोट कर लीजिएगा, पंडित रतननाथ सरशार। ये रिसाला जो है आपने कब और कहां से जारी किया, तो याद रखेंगे महाराजा किशन प्रसाद की सरपरस्ती में हैदराबाद से आपने जारी किया। कहां से जारी किया था, हैदराबाद से आपने जारी किया था। कब जारी किया था, 1898 ईस्वी में, याद रखेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा किरदार नॉवेल तौबतुन नसूह का नहीं है, बहुत अहम क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने कलीम है, दूसरा हमीदा है, तीसरा है मिर्जा जाहिर दारबेग और चौथा है याकूब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिए, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी याकूब। याकूब जो ये किरदार है ये नॉवेल तौबतुन नसूह का नहीं है, तो फिर ये किसका किरदार है आप मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे कलीम, हमीदा और मिर्जा जाहिर दारबेग, ये तीनों किरदार किस नॉवेल में इस्तेमाल किए गए हैं, तौबतुन नसूह में। याकूब नाम का जो किरदार है ये नॉवेल फिरदौसे बरी में इस्तेमाल किया गया। किस नॉवेल में, फिरदौसे बरी में ये किरदार इस्तेमाल किया गया, अब्दुल हलीम शरर का नॉवेल है। तौबतुन नसूह किसका है, डिप्टी नजीर अहमद का। ये नॉवेल कब लिखा गया है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए 1874 ईस्वी में नॉवेल लिखा गया है। इस नॉवेल का जो मरकजी ख्याल है यानी नॉवेल तौबतुन नसूह का, डैनियल डेफो का एक नॉवेल है, उसका नाम है द फैमिली इंस्ट्रक्टर, उसी से ये माखूज है। डैनियल डेफो का नॉवेल क्या है, द फैमिली इंस्ट्रक्टर, उसे भी आप याद रखेंगे, सुन लीजिए अच्छे से, उसी से इसका मरकजी ख्याल माखूज है। नॉवेल तौबतुन नसूह याद रखेंगे 12 फसलों पर मुश्तमिल। आपसे पूछा जा सकता है कितनी फसलों पर मुश्तमिल ये नॉवेल है, तो जवाब आपका हो जाएगा 12 फसलों पर मुश्तमिल ये नॉवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, इस शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल की गई है, क्या फर्ज है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की। इस शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल की गई, पहला ऑप्शन है तलमीह, दूसरा है तजाहुल आरिफाना, तीसरा है हुस्न तालील और चौथा है तजाद।
تو اس سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، نوٹ کر لیجیے۔ اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن یعنی تلمیح۔ تلمیح کا مطلب ہوتا ہے جب شعر میں کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے اسے تلمیح کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ کوہ طور کی طرف اشارہ یعنی طور والے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے آپ کے سامنے، دل آرام کس ڈرامہ کا کردار ہے؟ بہت ہی اہم کوشچن ہے۔ پہلا آپشن دیکھیے آپ کے سامنے ہے انارکلی، دوسرا ہے اندر سبھا، تیسرا ہے آگرہ بازار اور چوتھا ہے سلور کنگ۔ تو مجھے بتائیے اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ تو نوٹ کر لیجئے گا، اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن یعنی انارکلی۔ انارکلی کے تعلق سے کئی سارے کوشچن میرے ذہن میں، جیسے انارکلی جو ڈرامہ ہے یہ کتنے ابواب پر مشتمل ہے، ساتھ ہی ساتھ میں یہ ڈرامہ کتنے مناظر پر مشتمل ہے، یعنی اس میں کل کتنے مناظر ہیں، یہ ڈرامہ جو ہے کب لکھا گیا اور اس کی اشاعت کب عمل میں آئی، یہ بھی آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو پہلی چیز یاد رکھیں گے، یہ جو ڈرامہ ہے 3 ابواب پر مشتمل ہے، 3 ابواب پر مشتمل ہے۔ اس کا جو پہلا باب ہے وہ ہے عشق، یاد رکھیں گے، اور جو دوسرا باب ہے وہ ہے رقص، اسے بھی نوٹ کر لیجئے گا، اور جو تیسرا باب ہے وہ موت۔ اس ناول میں کل کتنے مناظر ہیں؟ تو یاد رکھیں گے 13 مناظر ہیں۔ عشق جو پہلے باب میں 4 ہیں، دوسرے میں بھی 4 مناظر ہیں اور تیسرے میں 5 مناظر ہیں، یاد رکھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، چلیے اب ہم بات کرتے ہیں سیدھے نیکسٹ چیز کے بارے میں۔ 1922 میں یاد رکھیں گے یہ ڈرامہ جو ہے آپ نے لکھا ہے، اور 1932 میں اس کی اشاعت عمل میں آئی ہے، یاد رکھیں گے۔ امتیاز علی تاج کے بارے میں اگر ہم لوگ بات کریں تو امتیاز علی تاج کے بارے میں یاد رکھیں گے 1900 عیسوی میں لاہور میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1970 عیسوی میں لاہور میں قاتلانہ حملے میں آپ کی موت ہوئی۔ آپ نے ایک رسالہ بہت ہی اہم جاری کیا تھا، اس کا نام ہے رسالہ کہکشاں۔ تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہکشاں رسالہ کس نے جاری کیا تھا؟ تو یاد رکھیں گے امتیاز علی تاج۔ کہاں سے جاری کیا تھا؟ لاہور سے، اور کب جاری کیا تھا؟ 1918 عیسوی میں، اسے بھی یاد رکھیے گا۔ بہت اہم پوائنٹ ہے، یہ سبھی ضرور یاد رکھیں گے۔ چلیے بات کر لیتے ہیں سیدھے نیکسٹ کوشچن کے بارے میں۔ نیچے لکھے شعر میں کون سی صنعت ہے؟ خط بڑھا، زلفیں بڑھی، کاکل بڑھے، گیسو بڑھے، حسن کی سرکار میں جتنے بڑھے ہندو بڑھے۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ پہلا آپشن ہے حسن تعلیل، دوسرا ہے تجاہل عارفانہ، تیسرا ہے تضاد اور چوتھا ہے مراعات النظیر۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا آپشن یعنی مراعات النظیر۔ کلام میں شاعر جب ایک چیز کا ذکر کرے اور پھر اس چیز کی مناسبت سے اور چیزوں کا ذکر کرے، اگلے مصرے میں کرے، جن میں کوئی تضاد نہ ہو، تو اس صنعت کو کیا کہتے ہیں؟ صنعت مراعات النظیر کہتے ہیں۔ جیسے ایک اور شعر بھی آپ سن سکتے ہیں، آپ سب کو سنا بھی ہوگا آپ سب نے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے۔ اس شعر میں بھی کون سی صنعت استعمال کی گئی؟ صنعت مراعات النظیر۔ چلیے اب ہم بڑھتے ہیں سیدھے نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ اردو مصنوی کا ارتقاء کے مصنف کون ہے؟ اردو مصنوی کا ارتقاء کے مصنف کون ہے؟ پہلا آپشن ہے محمد حسین آزاد، دوسرا ہے میر حسن، تیسرا ہے احتشام حسین اور چوتھا ہے عبد القادر سروری۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا آپشن، نوٹ کر لیجئے گا۔ ایک کتاب ہے تنقیدی جائزے، آپ سب جواب دیں گے اس کوشچن کا، تنقیدی جائزے کے مصنف کون ہے؟ جلدی سے آپ مجھے آنسر کیجئے گا۔ تو نوٹ کر لیجئے گا اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، یعنی تنقیدی جائزے کے مصنف کون ہے؟ تو آپ کا جواب ہو جائے گا احتشام حسین۔ نوٹ کر لیجئے گا احتشام حسین جو ہے اس کتاب کے مصنف ہے۔ نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے، مصنع بکٹ کہانی کس کی تصنیف ہے؟ افضل پانی پتی، مقیمی، فضلی، ناجی۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن یعنی افضل پانی پتی۔ بکٹ کہانی بہت اہم ہے۔ بکٹ کہانی کی اشاعت کا صحرا کس کے سر ہے؟ یہ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ میں افضل کا دوسرا نام کیا تھا؟ دوسرا کوشچن آپ سب سے، افضل کا نام کیا تھا دوسرا؟ تو بکٹ کہانی کی اشاعت کا صحرا کس کے سر ہے؟ تو آپ کا جواب ہو جائے گا مسعود حسین خان۔ ضرور یاد رکھیں گے مسعود حسین خان۔ افضل کا دوسرا نام کیا تھا؟ تو آپ کا جواب ہو جائے گا گوپال، اسے بھی نوٹ کر لیجئے گا۔ چلیے اب ہم بڑھتے ہیں سیدھے نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ بیجاپوری مثنوی یوسف زلیخا کے مصنف کون ہیں؟ پہلا آپشن دیکھیں آپ کے سامنے ہے مقیمی، دوسرا ہے طبعی، تیسرے ہاشمی اور چوتھے ہیں فضلی۔
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी हाशमी। नोट कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मुंदरजा झेल में से किसको ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं मिला है? पहला ऑप्शन आपके सामने है फिराक गोरखपुरी, दूसरा है कुर्रतुल ऐन हैदर, तीसरा है अली सरदार जाफरी और चौथे हैं मंटू। बहुत अहम क्वेश्चन है, तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी मंटू को जो है ज्ञानपीठ इनाम नहीं मिला है। अब यहाँ पे ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में, इनाम के बारे में हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज याद रखेंगे कि उर्दू में जो सबसे पहला ज्ञानपीठ इनाम मिला है वो किसको मिला है? तो आपका जवाब हो जाएगा फिराक गोरखपुरी को। फिराक गोरखपुरी को कब मिला है? तो याद रखेंगे 1969 में मिला है। किस के लिए मिला है? उनके शेरी मजमूए गुले नगमा के लिए मिला है, याद रखेंगे। उर्दू में जो दूसरा ज्ञानपीठ इनाम मिला है वो मिला है कुर्रतुल ऐन हैदर को। किसे मिला है? कुर्रतुल ऐन हैदर को। कब मिला है? 1989 में, याद रखेंगे। उनके नॉवेल आखिर शब के हम सफर के लिए, आखिर शब के हम सफर के लिए मिला है। और जो तीसरा है, याद रखेंगे, अली सरदार जाफरी। तीसरे कौन है जिन्हें मिला है? वो है अली सरदार जाफरी। अली सरदार जाफरी को कब मिला है? तो याद रखेंगे 1997 ईस्वी में। उनके किस कलाम के लिए मिला है? तो वो है नई दुनिया को सलाम, नई दुनिया को सलाम के लिए। और जो चौथी शख्सियत है, जो चौथे शायर है, वो है शहरयार। शहरयार को मिला है 2008 में, याद रखेंगे, उनके मजमूई कलाम इसमें आजम के लिए, इसमें आजम के लिए। तो उर्दू में ये वो शख्सियात है जिन्हें ज्ञानपीठ इनाम से नवाजा गया है। एक बार आप इन्हें जरूर याद रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इन्हें अच्छे से लर्न कर लेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुंदरजा झेल में से अख्तरुल ईमान का मजमुआ कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन आपके सामने देखिए तारीख सैयारा है, दूसरा यादें हैं, तीसरे में बिनते लम्हात है और चौथे में गुलेतर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी गुलेतर जो है अख्तरुल ईमान का मजमुआ नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिएगा जिसमें आपसे कहा जाए नहीं, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे हाँ वाले तो 3 होंगे और एक नहीं होगा, तो गुलेतर नहीं है। गुलेतर किसका शेरी मजमुआ है? तो याद रखेंगे मखदूम मुहिउद्दीन का ये शेरी मजमुआ है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं अख्तरुल ईमान के बारे में और साथ साथ में मखदूम मुहिउद्दीन के सने विलादत के बारे में। तो नोट कीजिएगा अख्तरुल ईमान की जो पैदाइश हुई, याद रखेंगे 1915 ईस्वी में नजीबाबाद बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है और 1996 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। 1908 ईस्वी में मखदूम मुहिउद्दीन की हैदराबाद में पैदाइश हुई है और 1969 में, याद रखेंगे, दिल्ली में इंतकाल हुआ है, तदफीन अमल में आई है हैदराबाद में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कुनूती शायर की हैसियत से किसे याद किया जाता है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने है फानी, दूसरा है मीर, तीसरे हैं सौदा और चौथे हैं गालिब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी फानी। फानी का नाम क्या है? शौकत अली। जरूर आपको याद होना चाहिए। फानी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या, ये आप सबको मालूम होना चाहिए। फानी के वालिद मुहतरम का नाम क्या, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। और फानी के जो 4 अहम शेरी मजमुए हैं वो कौन कौन से हैं, इसे भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो पहली चीज हम नोट कर लेते हैं फानी की जो पैदाइश हुई, याद रखेंगे 1879 में, 1879 में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 1941 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम क्या है? तो नोट कर लीजिएगा शफाअत अली आपके वालिद का नाम है। आपके जो 4 शेरी मजमुए हैं उनमें शामिल है दीवाने फानी। जरूर याद रखेंगे, एक का नाम क्या है? दीवाने फानी, दूसरा आपका है बाकियात फानी, दूसरा है बाकियात फानी और तीसरा है इरफानियात फानी, तीसरा है इरफानियात फानी और चौथा है विजदानियात फानी। तो ये आपके 4 अहम शेरी मजमुए, इन्हें भी आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुंदजिल में आलम सुरूर, मुंदजिल आलम सुरूर की कुतुब में कौन सी उनकी खुद नविश्त है? यानी ये आपको बतलाना है कि आलम सुरूर की खुद नविश्त कौन सी है। देखिए पहला ऑप्शन आपके सामने कुछ खुतबे, कुछ मकाले, दूसरा है फिक्र रोशन, तीसरा है ख्वाब बाकी है और चौथा है अफकार के दिए। हमने कई बार क्लास में डिस्कस किया, तो आप बासानी सवाल का जवाब दे सकते हैं जो लोग हमारी क्लास को रेगुलर वॉच कर रहे हैं।
تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا آپشن یعنی خواب باقی ہیں۔ جیسے ہم کلاس میں کئی بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ یادوں کی بارات کس کی خود نوشت ہے، آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ اپنی تلاش میں کس کی خود نوشت ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس آباد خرابے میں کس کی خود نوشت ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ذکر میر کس کی خود نوشت ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تذکرہ کس کی خود نوشت ہے، یہ بھی آپ کو کلیئر ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں ورود مسعود کس کی خود نوشت ہے، یہ بھی آپ سب کو معلوم ہونے چاہیے۔ ان کے جواب آپ دینے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہم کلاس میں کئی بار ان چیزوں کو بتلا چکے ہیں، بہت بار ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو چلیے اب ہم بڑھتے ہیں سیدھے نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ مسجد قرطبہ اقبال کے کس مجموعے کلام کی نظم ہے؟ پہلا آپشن دیکھیے آپ کے سامنے ہے بال جبریل، دوسرا ہے ضرب کلیم، تیسرا ارمغان حجاز اور چوتھا ہے بانگ درا۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، نوٹ کر لیجئے گا۔ اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن یعنی بال جبریل۔ نوٹ کر لیجئے گا ہمارا پہلا آپشن یعنی بال جبریل۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیں آپ کے سامنے، چاند تاروں کا بن کس کی مشہور نظم ہے؟ چاند تاروں کا بن کس کی مشہور نظم ہے؟ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن یعنی مخدوم محی الدین۔ آپ مجھے بتائیے گا مخدوم محی الدین کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ ضرور یاد رکھیں گے، پہلا جو شعری مجموعہ ہے وہ ہے سرخ سویرا۔ سرخ سویرا اس کی اشاعت کب عمل میں آئی ہے؟ تو یاد رکھیں گے 1944 میں یہ مجموعہ شائع ہوا ہے۔ چلیے اب ہم بڑھتے ہیں سیدھے نیکسٹ کوشچن کی طرف، بہت اہم کوشچن ہے۔ نغمہ الہام کس کی غزلوں کا دیوان ہے؟ پہلا آپشن دیکھیے آپ کے سامنے فانی بدایونی، دوسرا اشاد عظیم آبادی، تیسرا حسرت مانی، چوتھا ہے فراق گورکھپوری۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہے ہمارا دوسرا آپشن یعنی شاد عظیم آبادی۔ شاد عظیم آبادی کا نام کیا ہے؟ تو آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے سید علی محمد۔ سید علی محمد۔ آپ کی سن ولادت کیا ہے اور سن وفات کیا، یہ آپ سب کو کلیئر ہونا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں مجھے بتائیے گا کہ 1874 عیسوی میں، آپ اچھے سنیں گے، 1874 عیسوی میں 7 روزہ اخبار آپ نے کون سا جاری کیا تھا؟ تو پہلی چیز آپ نوٹ کر لیجئے گا، آپ کا نام کیا ہے؟ سید علی محمد۔ آپ کی پیدائش ہوئی 1846 عیسوی میں، یاد رکھیں گے پٹنہ میں، اور 1927 عیسوی میں پٹنہ ہی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ 1874 میں کون سا 7 روزہ اخبار آپ نے جاری کیا تھا؟ تو اس کا نام ہے نسیم سحر۔ ضرور آپ یاد رکھیں گے نسیم سحر جو ہے یہ آپ نے جاری کیا تھا۔ شاد کے ایک شاگرد حمید عظیم آبادی، شاد کے ایک شاگرد حمید عظیم آبادی نے 1928 میں ان کا جو مجموعہ کلام ہے نغمہ الہام، اس کو مرتب کر کے شائع کیا تھا۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ان کا جو یہ مجموعہ کلام ہے نغمہ الہام، یہ کس نے شائع کیا تھا؟ تو ان کے شاگرد حمید عظیم آبادی نے 1928 میں شائع کیا تھا اس کو مرتب کر کے۔ تو آج کے سیشن میں ہم نے جتنے بھی کوشچن ڈسکس کیے، میں امید کرتا ہوں کہ یہ سبھی کوشچن آنے والے ایگزام میں ضرور آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوں گے۔ تو آج اس سیشن کو ان سبھی اسٹوڈنٹ کے ساتھ میں شیئر کر دیجئے جو UGC نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ آپ جیسے بہت سارے اسٹوڈنٹ سے جو اس طرح کی کلاسز کے منتظر ہوتے ہیں جن میں ڈیلی بیسس پہ ان کو اس طرح کی کوشچنز کروائے جائیں، نہ صرف کوشچن کے آنسر بتلائے جائیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ تھیوری کی بھی چیزیں ڈسکس کر دی جائیں، امپورٹنٹ پوائنٹس کور ہو جائیں تاکہ وہ چیزیں بھی آپ کو لرن ہو جائیں۔ تو آج کے سیشن میں اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔